गया था अप्लाई, उसमें कुछ सीखने वाला था नहीं, डिजाइन ही होगा जी। अब आप लोग यहाँ पे कल मॉडल बन गया था, कोई पूछे कि मॉडल कहाँ से बना, डेटाबेस। आज हम बनाएंगे कंट्रोलर। तो कल हमने ये मॉडल बनाया था एम्प्लॉई, बाकी कहानी पता चल गई थी, कैसे माइग्रेशन कैसे क्या किया था, एक सारी वैलिडेशंस का ध्यान रखा है, सारा आपको बताया था। अब आप क्या करो, कंट्रोलर फोल्डर पे राइट क्लिक करो, ऐड कंट्रोलर, ऐड कंट्रोलर और एमबीसी कंट्रोलर एम्प्टी, एमबीसी कंट्रोलर एम्प्टी, और यहां पे कंट्रोलर का नेम एम्प्लॉई कंट्रोलर, याद है? ये देखो एम्प्लॉई आगे लिख दिया और साथ में कंट्रोलर कीवर्ड बताइए, और ये देखो एम्प्लॉई कंट्रोलर 1, वही कंट्रोलर क्लास इनहेरिट है। कंट्रोलर के लिए कन्वेंशन है कि कंट्रोलर साथ में लिखना पड़े, आगे का नाम एम्प्लॉई हो, डिपार्टमेंट हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो सकता। अगर आप इसको कंट्रोलर कीवर्ड हटा दो तो ये कंट्रोलर नहीं कंसीडर होगा, कि नॉर्मल क्लास। अब यहां पे मॉडल को एक्सेस करना है, तो याद है कैसे करते थे, बोलो, प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, याद है? और ये उस टाइप का आपने वेरिएबल ले लिया, रीड ओनली मेंबर कौन से होते हैं जिनमें हम चेंज नहीं कर सकते, रीड कर सकते हैं, वैल्यू पास स्टोर नहीं कर सकते, तो ये वही है, बस फर्क इतना है कि हम रीड ओनली मेंबर को क्लास के कंस्ट्रक्टर में चेंज कर सकते हैं। एक होते हैं कांस्टेंट, अगर मैं यहां कांस्टेंट लिख दूं ऐसे, तो आप इसको कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते। एक जो वैल्यू आप यहां पास कर दोगे वही वैल्यू रहेगी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, जहां जहां एक्सेस। तो कांस्टेंट को आप कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते, रीड ओनली को आप कंस्ट्रक्टर में चेंज कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हो, CTOR और टैब प्रेस किया, और यहां पे क्लास के कंस्ट्रक्टर में एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट टाइप का, और यहां पे ये अपने पास एक, तो ये उस क्लास का, बट मैंने न्यू करके ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो ये किसका कंसेप्ट है, DI। क्या बताया था, DI डिपेंडेंसी इंजेक्शन। देखो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक नॉर्मल क्लास है, तो रूल ये कहता है अगर इस क्लास के मेंबर एक्सेस करने हैं तो इस क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट।
लेकिन DI क्या कहता है, आपको भी ऑब्जेक्ट बनाना, जब जरूरत होगी उस क्लास को एक्सेस करने की खुद ऑब्जेक्ट बनाएगा और खुद ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए ये DI का कंसेप्ट यूज होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो ASP.NET कोर में है। मेरे ख्याल जावा वगैरह में भी होता है। तो यहां देखो इनिशियलाइज किया, न्यू करके ऑब्जेक्ट नहीं बना, ये तो लोकल हो गया ना, और एक ये ऊपर हो गया क्लास लेवल वेरिएबल। इसको आप पूरी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, इसको विद इन द फंक्शन ये जो बना। चलो अब आप यहां पे इंडेक्स, तो यहां एम्प्लॉय का डेटा डिस्प्ले करना है, तो आप क्या करोगे, यहां पे आके where डेट और यहां पे एम्प्लॉई इन या एम्प्लॉइज लिस्ट वेरिएबल ले लिया। वैर एक ऐसी डाटा टाइप है उसमें किसी भी टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है। सिंगल लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन होती है, रखवाया हुआ। लोकल मेंबर के साथ यूज होता है, इसको आप पब्लिक नहीं बना सकते। इस इंडेक्स के अंदर डिक्लेयर हुआ तो इसके अंदर ही एक्सेस होगा, और जैसा डाटा डालते हो वैसी टाइप खुद बना लेता है। स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग, इंटीजर होगा इंटीजर, एरे होगा तो एरे। और ये कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड कर लेता है कि इसकी क्या डाटा टाइप दिखाया हो। तो अब डिस्प्ले के लिए कॉन्टेक्स्ट डॉट, ये देखो एम्प्लॉइज डॉट टू लिस्ट, कॉन्टेक्स्ट से ही क्लास का वेरिएबल, ये देखो एम्प्लॉइज एप्पल किया, आगे देखो, और डॉट टू लिस्ट क्या रिटर्न कर रहा है, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट का एरे। टू लिस्ट क्या होती, एरे, बट एरे किसका, एम्प्लॉय क्लास का, तो उसको क्या बोलेंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखो माउस लेके गए, ये लिखा हुआ लिस्ट एम्प्लॉय, आई नंबरेबल एम्प्लॉय, दोनों का काम कलेक्शन। और ये डेटा हम कहां देखेंगे बोलो, व्यू में। तो ये हमने क्या है, ये आपके एक्शन है, और ये किसके साथ एसोसिएट है, आपके व्यू के साथ। किसके साथ एसोसिएट है, ये व्यू के साथ। लो जी, और बताया हुआ व्यू की रिटर्न टाइप क्या है, व्यू रिजल्ट। तो ये रिटर्न कर रहे हो तो ये भी सेम ही होनी चाहिए, व्यू रिजल्ट कर दो। नहीं करोगे तो भी चलता है, डिफरेंस मैंने बताया था आपको। देखो व्यू के रिटर्न टाइप व्यू रिजल्ट, तो मैंने यहां भी व्यू रिजल्ट। जब रिटर्न टाइप डिफरेंट होगी तो आई एक्शन रिजल्ट यूज करोगे, क्योंकि आई एक्शन रिजल्ट के अंदर ये सारी ये लॉजिक। अब हम इंडेक्स नाम का व्यू बनाएंगे। कैसे बनाओगे, इंडेक्स टूल लिस्ट पता चल गया, जिस टेबल से डाटा फेच करना है, जैसे सीक्वल की क्वेरी होती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल मीन। ये हम उसी स्पीड से पढ़ रहे हैं, तीसरी बार तो नहीं लिख रहा। तो इंडेक्स पे राइट क्लिक किया और ऐड व्यू। तीन चीजें होती हैं, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। मॉडल बन गया, कंट्रोलर बन रहा है। कंट्रोलर के बाद कहां जाते हैं, व्यू में। कंट्रोलर क्या है, रिक्वेस्ट हैंडलर है, सारी रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास जाएंगी। ऐड रेजर व्यू,
इंडेक्स और ये ऐड करो। अब ये क्या करेगा, व्यूज फोल्डर में जाके कंट्रोलर नाम से फोल्डर बनेगा, सब फोल्डर, उसका नाम क्या होगा, इंडेक्स। बड़ा करो ट्राई। एक बार कंपाइल कर लो, बिल्ड और रीबिल्ड सॉल्यूशन। कंपाइल करके देख लेते हैं, कुछ एरर तो पता चल जाए। नहीं सक्सीडेड है, कोई एरर नहीं। एड व्यू, रेजर व्यू ऐड करो। नहीं यहां से बनाने देगा तो हम व्यूज फोल्डर में जाकर बनाना। व्यूज में तो पता ही है, एम्प्लॉय फोल्डर बना होगा। एक काम करो, सॉल्यूशन एक्सप्लोर में गए और व्यूज पे गए और यहाँ पे कंट्रोलर नाम से फोल्डर बना लो। क्या लिखेंगे, व्यूज पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू फोल्डर। फोल्डर का नाम क्या होगा बोलो, एम्प्लॉय, जो हमारा कंट्रोलर का नेम। कंट्रोलर का नेम क्या आपका, ये। अब एम्प्लॉय पे राइट क्लिक करो, ऐड व्यू। ठीक बताइए, ठीक का भी रेजर व्यू ऐड करो और वही क्या नेम रखना है, इंडेक्स। टेम्पलेट एम्प्टी, ये पैकेज इंस्टॉल कर। इसने इसी प्रोजेक्ट में क्यों बोला, ये देखो install Microsoft.VisualStudio.web.4generation. सर एफटी में बना लो एक बार, हमारा उसमें नहीं पड़ता।
इरेजर भी एम्प्टी में बनाओगे इसमें क्यों दे रहा है एरर? हमारे वाले में भी ऐसे होता है अपडेटेड वर्जन में अपडेटेड का है? हाँ जी 10 वर्जन है नहीं इसका। 10.0.9 तक तो ठीक ही था ना। जो हमारे वाला उसमें भी ऐसे ही आता है हम एम्प्टी में बनाते हैं सारे। हाँ जी जो हम बनाते हैं व्यू वो सारे एम्प्टी में ही बनाते हैं, रेजर व्यू पे नहीं जाते। यहाँ एम्प्टी में बनाते हैं। रेजर व्यू ये देखो चलो अब ये देखना है इन्होंने क्या चेंज किया है, क्योंकि पिछली बार जब हम करते थे 10.0.9 में उसमें तो रेजर चलता था। चलो तो मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के अंदर ये व्यू बन एक, तो वहां पे बस रेजर उसकी जगह आपने क्या चूज करना है ये देख लोगे। ये मैं डिलीट करता हूं एक बार दोबारा से। कंट्रोलर पे गए, एम्प्लॉय कंट्रोलर, एरिया राइट क्लिक, ऐड व्यू और रेजर व्यू एम्प्टी। एक लो हम भी इसी को यूज करते हैं, पर पहले तो रेजर भी चलता ही था। चलो रेजर व्यू एम्प्टी और ये इंडेक्स नेम आ गया और इसको ऐड कर लिया। अब हम लोग इस सारे को डिलीट करो, बताइए खुद ही लिखना होता हमने, क्या लिखेंगे मॉडल। अब यहाँ पे कलेक्शन है, क्या है अब कलेक्शन आ रही है, देखो रिटर्न व्यू, व्यू में क्या रिटर्न कर रहा है ये एम्प्लॉय लिस्ट, तो क्या ये कलेक्शन, कलेक्शन क्या होती है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे कलेक्शन बनाने के लिए आई नंबरेबल ये आपने यूज किया। आप बोलोगे कैसे पता चलता है, ये देखो जो ये टू लिस्ट लिखा हुआ, ये देखो आई नंबरेबल भी है और लिस्ट भी है, एक दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर मॉडल, तो ये आपका नेम स्पेस है, डॉट मॉडल डॉट एम्प्लॉय, ठीक। और यहां पे आप H2 हेडिंग क्या लिखोगे एम्प्लॉइज लिस्ट, और यहां पे क्लास टैक्स हाइफन प्राइमरी और टैक्स हाइफन सेंटर, ठीक। अब आप इसे रन कर लो।
ठीक, अब इसको एक्सेस करना है तो क्या लिखेंगे वहां पे? कंट्रोलर का नेम और एक्शन का नेम। आ जाओ, तो क्या लिखना है? कंट्रोलर का नेम है एम्प्लॉय और एक्शन का नेम है इंडेक्स। यही बताया था। कंट्रोलर रिक्वेस्ट सेंडर है, रिक्वेस्ट तो कंट्रोलर के पास गई, एम्प्लॉय और इंडेक्स सेक्शन, और इंडेक्स सेक्शन देखेगा मॉडल से क्या चाहिए और कौन सी इंफॉर्मेशन आपने व्यू को पास करनी। देखो, अब देखो टेक्स्ट आइकन प्राइमरी का कलर क्या हुआ? पहले दूसरा होता था। तो जो थीम आप अप्लाई करते हो बच्चे, ये उस पे वेरी करता है। तो ये जो टेक्स्ट आइकन प्राइमरी या टेक्स्ट आइकन इन्फो, तो ये किस तरह से क्लासेस बनी है? जो थीम आपने अप्लाई किया, एक थीम सेट किया होता ना, ये ऐसा ही होगा। इसलिए अब आप क्या चाहते हो? एक तो चाहता हूं यहां मेन्यू बन जाए ताकि उसके क्लिक करे तो आ जाए, जैसे ये बना हो प्राइवेसी। तो क्या करोगे उसके लिए? बोलो जल्दी, मेन पेज कौन सा है? क्लिक ऑन व्यूज शेयर अंडरस्कोर लेआउट। आगे, और यहां पे ये नैप बार है और इसमें ऑलरेडी कितने मेन्यू बने हुए हैं? तो होम और प्राइवेसी, इसी के नीचे आप एक और बना दो। तो ये अनसॉर्टेड लिस्ट होती है। क्या बोलते हैं इसको? अनसॉर्टेड लिस्ट, जो बुलेट्स और नंबरिंग के लिए होती है। तो यहां पे क्या करो? यही LI मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया इस बार, जो ये ऊपर वाला था, और यहां पे सीधा क्या चेंज किया? कंट्रोलर का नेम, और उसके बाद यहां पे बोलो एक्शन का नेम, और यहां पे जो टेक्स्ट नजर आए एम्प्लॉइज लिस्ट, ये लो। एक वही LI कॉपी पेस्ट कर लिया, सिर्फ कंट्रोलर एम्प्लॉय जैसे ऊपर देखो, और एक्शन इंडेक्स, और टेक्स्ट दे दिया एम्प्लॉइज लिस्ट। बस तो अब ये देखो, ये आपने लिख पहली बार कर रहे, तीसरी चौथी बार लिख रहे होंगे, सेव किया, और ये देखो रिफ्रेश, यहां नहीं है। क्यों नहीं आया?
कि अगर पैकेज इंस्टॉल नहीं किया आ तो जाएगा, पर कैसे आएगा, दोबारा मुझे प्रोजेक्ट कंपाइल करना पड़ेगा। लेकिन रूल ये कहता है कि एचटीएमएल कंपाइल नहीं होती ना। एक जब एचटीएमएल में चेंज करो तो वो उसके चेंजेस सीधे सेव करके रिफ्रेश करके नजर आने चाहिए। तो उसके लिए आप चाहते हो वो काम अपने आप हो, तो उसके लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना। कौन सा है? टूल्स नगर, मैनेज नगर पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन। और यहां पे सर्च किया कंपाइलेशन, और ये माइक्रोसॉफ्ट डॉट ASP.NET Core.MVC.Razor.Runtime Compilation। और यहां पे और इसको इंस्टॉल करो। और ISF एक, और ये आपका इंस्टॉल एक। तो इस तरह से फिर इसे program.cs में जाओ। कहां जाओगे? program.cs, और ये यहां लिखा रहा builder.services.add controllers with views, मतलब कंट्रोलर भी होंगे, व्यूज भी होंगे। तो लास्ट में क्या लिखना है यहाँ पे? ऐड ये रन टाइम कंपाइलेशन। इससे क्या हो? ये एक फैसिलिटी है डेवलपर के लिए कि आप प्रोजेक्ट को रन कर लो और HTML में चेंज करते हो तो प्रोजेक्ट कंपाइल नहीं करना, सिंपल ब्राउजर में रिफ्रेश करो, रिजल्ट आ। नहीं तो डिजाइन में छोटे छोटे चेंज करते हैं, दोबारा रन करोगे। अब ये तो छोटा सा प्रोजेक्ट है, रन करने में ज्यादा टाइम नहीं लेता है। नहीं तो कई प्रोजेक्ट जो बड़े साइज पे होते हैं तो 15-15 मिनट तो उसको रन करने में लगते हैं, और आपने एक छोटा सा HTML टैग गोल्ड किया, 15 मिनट वेट करोगे इसको देखने के लिए। तो इसलिए ये बेटर ऑप्शन है। तो अब हम लोग रन करेंगे। ये देखो एम्प्लॉय लिस्ट आ गया यहां पे। चलो अब यहां पे बटन लगाएंगे क्रिएट न्यू एम्प्लॉय। तो मिनिमाइज किया और वही इंडेक्स पे गए। कैसे लगाते हैं बोलो? यहां पे क्या लिखते हैं? एंकर टैग ASP एक्शन। इस बार हम क्या करेंगे? पिछली बार क्रिएट और एडिट के लिए अलग अलग पेज बनाए थे,
और उनमें कोई फर्क नहीं था, बस एडिट में आईडी था, क्रिएट में आईडी नहीं था। तो इस बार मैं क्या करूंगा, पेज बनाऊंगा अपसर्ट नाम से, एक्शन टू है। अपसर्ट का मतलब हो गया अपडेट और इंसर्ट, दोनों का एक ही होगा। प्रीवियस असाइनमेंट में हमने क्या किए थे, बनाए थे ना, पहले क्रिएट का बना फिर एडिट। तो अपसर्ट नाम है, कुछ और भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है रखना है। क्लास btn हाइपर info add new एम्प्लॉय, और ये देखो रिफ्रेश, मतलब कोड पिछली बार से कम होगा। अब ये सारी क्लासेस तो वही हैं, और थोड़ा बहुत डिजाइन में फर्क होता ही है। ये कोई बिल्डिंग बनती है तो कैसा लेआउट होगा, ये देखो इसके थोड़े से अलग। तो ऐड न्यू एम्प्लॉय, अब चेक करना है डेटाबेस में डाटा है कि नहीं है तो लिखा आ जाए नो डेटा फॉर्म। अगर डेटा है तो टेबल में नीचे आउटपुट आ जाए। तो क्या करोगे, यहां पे इफ कैसे लगाना है, @ ये रेजर के सिंटैक्स है, @ की याद रखना, RAZOR। कोई पूछे नहीं कौन से व्यू में सिंटैक्स यूज होते हैं, रेजर, RAZOR। इनको रेजर पेज भी बोलते हैं, जब यूज करते हैं रेजर पेज लिखते होता है ना। अब ये देखो मॉडल, ये मॉडल क्या कीवर्ड है, जो ऊपर मॉडल ऐड है उसको एक्सेस कर रहा है। तो मॉडल डॉट एनी मेथड है, ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स। मेरे पे नहीं आना, एनी पे अपना प्रेस करो, अपने आप पता चल जाएगा। ये देखो एनी क्या रिटर्न कर रहा है, बूलियन, ट्रू और फॉल्स। स्टैटिक है तो क्लास के नेम के साथ एक्सेस हो गया, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। बताया हुआ जो स्टैटिक मेंबर है वो क्लास के नेम के साथ एक्सेस होते हैं। तो मॉडल में तो क्लास ही है ना जो ऊपर ऐड है, तो मॉडल डॉट एनी। अगर ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स, मैंने आगे नॉट लगा दिया, देन क्या करे, इसका मतलब मॉडल में कोई डाटा नहीं है, नॉट लगा दिया फॉल्स, देन वो यहां पे हेडिंग दे दे नो डेटा फॉर्म, और यहां पे क्लास टैक्स हाइपर डेंजर। हेल्प में कई क्लासेस और आती है, लगा के देख लीजिए। else ये देखो आगे नो डेटा फॉर्म, डेटा अभी है ही नहीं। ये देखो पैराग्राफ और फुट स्टैक की क्लास डेंजर रेड कलर है। अब यहां पे HTML का टेबल बनाना है, यही है। तो कैसे बनाया था, टेबल याद करो, क्लास और बूटस्ट्रैप की कौन सी होती, टेबल हाइपर बॉर्डर, टेबल हाइपर स्ट्राइप, टेबल हाइपर और TF टेबल हेडिंग,
एक टी है टेबल हेडिंग, और यहां पे टी आर टेबल रो, टी एच टेबल हेडर। यहां पे एम्प्लॉय का नेम आएगा, एड्रेस, सैलरी और एक्शन। नेम, एड्रेस, सैलरी और एक्शन, ये हम सेव कर चुके हैं। अभी तक इसके अंदर नया वही था जो मैंने थीम अप्लाई किया। अभी तक कुछ ऐसा नया बोर्ड नहीं है जो प्रीवियस असाइनमेंट में नहीं यूज किया। और यहां पे टी बॉडी जैसे टी हेड है वैसे ही टी बॉडी है, ठीक। और यहां पे लूप लगाओ, डेटा डिस्प्ले करना है। डेटा कहां आएगा? ये जो ऊपर मॉडल है ये क्या है? एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट का एरे। कैसे आपको पता है? कंट्रोलर में जाओ, ये देखो एम्प्लॉय डॉट टू लिस्ट। रट्टा नहीं, पूरा समझ के पहुंचना कैसे है। तो अब हम लोग यहां पे लूप लगाएंगे, वही रेजर सिंटैक्स, एट द रेट फॉर ईच, फॉर ईच लूप, टैब प्रेस किया, 2 बार आ गया पूरा सिंटैक्स। अब फॉर और फॉर ईच में फर्क क्या होता है? फॉर लूप में इंक्रीमेंट भी होता है, डिक्रीमेंट भी होता है, और जो फॉर लूप है उसमें हमें अपर लिमिट बतानी होती। जो फॉर ईच लूप है उसमें डिक्रीमेंट नहीं होता, सिर्फ इंक्रीमेंट होता है, और जितना डाटा होगा उतनी बार वो लूप चलती। यही बताया हुआ, एक समझाया भी था। तो वेर एक एक एम्प्लॉय का डेटा आएगा, ये वेरिएबल ले लिया, और ये कहां से आएगा? मॉडल। एम्प्लॉई, और यहां पे मॉडल। अब मॉडल क्या आपकी? एरे है। ये कीवर्ड है जो ऊपर मॉडल है, ऊपर मॉडल में क्या है? कलेक्शन है। अब ये क्या करेगा? एक एक एम्प्लॉय का डेटा आएगा,
और ये देखो ये वेरिएबल उसी टाइप का डिक्लेयर हो गया, देखो एम्प्लॉय क्लास। अब ये लूप लगाओ, void tr td टेबल डेटा। अब कैसे डेटा आएगा, एम्प्लॉय डॉट नेम, जो ऊपर आपका ये एक एक एम्प्लॉय का डाटा इसी में आएगा। 10 एम्प्लॉय होंगे, 10 बार लूप चलेगा। नेम, एड्रेस, सैलरी, और यहां पे वही 3 बटन, एडिट, डिटेल और डिलीट, सब किया हो। पहली बार बच्चे पूरा टाइम लगाता हूं जब पढ़ाते हैं हम लोग, तो वीकेंड अच्छा जाएगा इस बार। जो कल एप्लीकेशन कंप्लीट की थी उसको बनाओगे, जो पिछली थी, और इसको तो बनाना है। अब यहां पे एंकर टैग, ASP हाइफन एक्शन, ये एडिट के लिए है। किसके लिए, क्या लिखेंगे यहां पे, अफसर। क्या बोला, क्रिएट और एडिट कब एक ही होगा। पिछली एप्लीकेशन में देख लिया ना, क्रिएट में सेम कोड लिखा, एडिट में भी, तो टाइम क्यों लगाएं। तो अपसर्टी बना पर एक ही होगा, दोनों के लिए, क्रिएट के लिए, एडिट के लिए। और यहां पे क्लास btn हाइफन इन्फो, और ये टेक्स्ट आपने एडिट कर दिया। लेकिन एडिट किसको करना है, तो यहां पे आईडी पास करेंगे एज ए पैरामीटर। तो ASP आइकन राउट हाइपर आईडी, और ये आईडी कहां से आएगा, एम्प्लॉय डॉट आईडी। एक और यहां पे ये लॉजिक 3 बटन बना रहे, उससे दूसरा जो बनेगा वो क्या होगा, बोलो, डिटेल्स। इन्फो की जगह क्लास चेंज कर दी मैंने, सक्सेस, और आईडी तो इसको भी पास करना है। और यहां पे क्या आएगा, टेक्स्ट। तो टाइम तो का लिखने का ये लॉजिक हो गया थी। डिटेल, तीसरा डिलीट का, तो डिलीट के लिए मैं एक्शन अलग से बनाऊंगा। और यहां पे btn डेंजर, किसको डिलीट करना, आईडी पैरामीटर, और यहां टेक्स्ट डिलीट।
अपना स्पीड में करवाया, करके आओगे मतलब तभी कंफर्टेबल हो। स्पीड फाइंड डिस्प्ले और कुछ नहीं होता, वही कर रहे हैं। लो जी, पहले ऐसे कितना टाइम लगता था, ये तीसरी बार का कोड है ये। बस हो गया, इसका इतना ही था। इंडेक्स पेज में यही तो था, और क्या था। एक तो ये आपका आ गया, हो गया इतना। एक, अब आपने क्या करना आगे, एक तो अब आप लोग, बस हो गया, ये टेबल बन गया, लूप क्लोज हो गया। एक तो इस तरह, बस इसमें अपसर्ट लिखा नहीं है। अब अगली कहानी अपसर्ट की है। तो ये हो गया, आगे समझे, पढ़ना ही है। अगर जॉब करनी है तो यही समझना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। चल, अब आप लोग ये देखो, तो अभी आउटपुट में कोई फर्क नहीं पता चलेगा, वो तो तभी होगा जब डाटा। अब हम न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो कहां जाना है, बोलो, ऊपर देख लो, न्यू एम्प्लॉय में क्या लिखा हुआ मैंने, अपसर्ट। तो अब मैं क्या बनाऊंगा, एक अपसर्ट नाम का व्यू बनेगा। पहले एक्शन, तो कंट्रोलर में आ जाओ और यहां पे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट अपसर्ट। अब यहां थोड़ा रुक के समझो, ये क्रिएट का काम भी करेगा और एडिट का, पहली बात है। तो क्रिएट और एडिट में डिफरेंस क्या है, क्रिएट में आईडी नहीं होगा, ऑल्टरनेट होता है, और एडिट में आईडी। तो हमें इसी से पता चलेगा कि अपसर्ट क्रिएट का काम करे या एडिट का। तो हम एक पैरामीटर पास करेंगे, इंट आईडी। अगर ये आईडी है तो एडिट का कोड है, जो कल एडिट का लिखा था ना कंट्रोलर में। अगर आईडी नहीं है तो क्रिएट का कोड। तो अगर ये आईडी नल हो, अब नई चीज देखो, इंटीजर में नल अलाउ नहीं होता, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती। लेकिन अगर आईडी में नल आ रहा हो, क्योंकि हम यहां थोड़ी पास कर रहे, तो अगर आप चाहते वो एरर ना आए तो क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है नल अलाउ। क्या अलाउ है, नल, यानी नल के केस में अब एरर नहीं देगा। नई चीज पता चल गई कि इंटीजर में नल अलाउ करना हो तो क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लॉन्च। अब आप ध्यान से देखो, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एक जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो एम्प्लॉय क्लास में जितने भी मेंबर उन सब की डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉय क्लास का ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ न्यू के बाद बताया है।
ये बच्चे क्लास का नेम है, ये ऑब्जेक्ट का नेम है, और न्यू के बाद क्या है? उस क्लास का कंस्ट्रक्टर है, क्लास नहीं है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? मेथड होता है सेम नेम क्लास नेम। आप बोलो कैसे पता चला मेथड है? पीछे ब्रैकेट लगा, इसलिए मेथड है और ये क्लास है, फिर फर्क है। फिर क्लास का नेम, ये ऑब्जेक्ट का नेम, और ये क्या? उस क्लास का कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो मेथड होता है सेम नेम क्लास नेम, और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, हमने तो बनाया ही नहीं। ये क्या करेगा? इस क्लास में ये देखो F12 प्रेस करो, ये आगे ये 4 मेंबर हैं, इनकी वैल्यू क्या कर देगा? ये इनिशियलाइज कर देगा। तो नई चीज पता चल गई, ये क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, और न्यू के बाद हमेशा क्या आता है? उस क्लास का कंस्ट्रक्टर। अब आप क्या करो? एक आईडी नल, अगर ये आईडी नल है, इसका मतलब क्या होगा? क्रिएट का कोड है। कौन सा कोड है? नल तभी होगा ना। ठीक, देन आप रिटर्न कर दो व्यू, और ये खाली व्यू रिटर्न। मतलब ये कोड था आपका किसका? क्रिएट। बस ये जो हमने क्रिएट में लिखा था। अगर आईडी नल नहीं है तो कौन सा कोड होगा? एडिट। तो यहां आएगा, नल नहीं है तो वहीं से बाहर हो जाएगा, तो वो क्रिएट का कोड है। नल है, अगर नल नहीं है तो यहां आएगा। एडिट में तो फाइंड करते हैं। लो जी, अब देखो यही एम्प्लॉय यूज कर लो जो क्लियर है, नहीं तो हम वैर एम्प्लॉय डीबी लिया था, डबल डबल क्यों लेना? इसी को यूज कर लो, और इसमें वही फाइंड कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉयज डॉट फाइंड, और ये आईडी पास कर दिया। लेकिन यहां नल अलाउ किया तो कई बार ये एरर दे सकता है, तो गेट वैल्यू और डिफॉल्ट लिख दो। ये इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि आईडी में नल अलाउ किया हो, तो ये एरर देगा। इसीलिए मैंने क्या किया? गेट वैल्यू या फिर डिफॉल्ट। तो मैंने क्या किया? फाइंड का कोड हो गया, पहले किया था var employee db, देन फाइंड करते थे, ये वही तो है। अगर मैं एम्प्लॉय डीबी को देता हूं तब भी हो जाएगा, क्या फायदा? डबल मेमोरी होगी, क्योंकि ये वेरिएबल अब यहां यूज हो गया, खाली है, ऑब्जेक्ट है, तो इसमें डाल दिया डाटा मैंने। एक फिर चेक कर लिया, अगर एम्प्लॉय में कुछ नहीं है, इसका मतलब आईडी गलत है, तो रिटर्न नॉट फाउंड, यहीं से बाहर हो जाएगा। हो सकता है आईडी गलत होगा, अगर गलत नहीं है देन फिर वो कहां जाएगा? तो आप ढंग से देखना, एडिट में यही कोड लिखा हुआ आपने, जो पिछले एप्लीकेशन में ये दो कोड लिख दिए गए, क्रिएट और एडिट। लॉजिक समझो, क्रिएट के केस में आईडी नहीं होगा, एडिट के केस में आईडी होगा। अगर आईडी नल है तो सीधा खाली व्यू ही बनेगा, अगर आईडी नल नहीं है तो उस एम्प्लॉय का डेटा फाइंड करके व्यू को रिटर्न कर दिया। अब कोड आपका ऑटोमेटिकली जितनी बार पढ़ेंगे उससे इंप्रूवमेंट चाहिए। अगर मैं यही पिछली में करवा देता तो आपको पता नहीं चलना क्या फायदा हुआ। पहले गलत कोड भी हमने लिखा, हमें समझ आ गया गलती है, अब हम ठीक लिख रहे हो। अब हम अपसर्ट नाम से क्या बनाएंगे? बोलो व्यू। तो कैसे? अपसर्ट पे राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, लॉजिक,
और रेजर व्यू एम्प्टी, पहले ये भी चलता, चेक करेंगे फिर भी इन्होंने कुछ क्या चेंज किया हो। तो रेजर व्यू एम्प्टी, और ये देखो रेजर व्यू एम्प्टी, और इसका नाम क्या होगा, बोलो, अपसर्ट। क्या नाम रखा, अपसर्ट, और ये ऐड कर लो, और ये चेक कर लो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में। ये देखो व्यू एम्प्लॉई, और ये देखो आ गया अपसर्ट। अब इस अपसर्ट पे बाकी कहानी लिखेंगे। एक तो ये था आपका, आगे पढ़ने के लिए मंडे आना पड़ेगा आपको। सैटरडे क्रिसमस के लिए ओपन होता, आया करो किया करो, हमें नहीं आता है। मेरी फीडबैक के साथ इतने दिनों से आपको अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा बच्चे। ठीक, मैं तो वही चीज पढ़ा सकता हूँ जो काम की, धीरे धीरे पता चल ही रहा होगा कि क्या क्या हम लोग पढ़। ठीक, तो मंडे नेक्स्ट वीक में हम इसको भी कंप्लीट करेंगे, एप्लीकेशन को एक और फिर बनाएंगे